Good morning to all. In last lecture, we will learn a properties of fluid. कल के लेक्चर में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड देखे, राइट? अभी आज के लेक्चर में जस्ट 5 मिनट में मैं ये प्रॉपर्टीज अगेन रिकॉल करके देता हूँ. मे बी कल कुछ स्टूडेंट्स एब्सेंट होंगे या फिर कुछ स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड नहीं हुआ. जैसे जगेश्वर ने मुझे बोला कि सर प्लीज ये प्रॉपर्टीज फिर से एक बार एक्सप्लेन करके दो. सो एक शॉर्ट में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ प्रॉपर्टीज. ध्यान दो, पहली प्रॉपर्टी पढ़ी हम लोगों ने डेंसिटी. प्लीज करके ध्यान दो, ये चारों की चारों प्रॉपर्टीज आप लोगों को इन फ्यूचर कोई भी सब्जेक्ट में लगने वाली है. आप नेक्स्ट ईयर में हीट ट्रांसफर पढ़ोगे, आरएसी पढ़ोगे, फाइनल ईयर के बहुत सारे सब्जेक्ट्स है. हर एक सब्जेक्ट में आप लोगों को ये प्रॉपर्टीज लगने वाली है. या एज अ मैकेनिकल इंजीनियर आप लोगों को फ्लूइड की ये प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए. तो फर्स्ट बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड इज डेंसिटी, और इसको ही बोलते हैं मास डेंसिटी, डिनोटेड बाय रो. इट इज द रेशियो ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम. सो दैट्स व्हाई अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन रो इज इक्वल टू m अपॉन v. बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है, रो इज इक्वल टू m अपॉन v. ओके. सो यूनिट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो यूनिट के 3 सिस्टम्स आप लोगों को पता है. एक शॉर्ट में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि आगे मुझे अभी आप लोगों को विस्कोसिटी समझाना है. तो विस्कोसिटी कंसेप्ट जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ विस्कोसिटीज. वन इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी एंड सेकंड इज डायनामिक विस्कोसिटी. सो काइनेमेटिक एंड डायनामिक विस्कोसिटी के मुझे यूनिट्स भी डिफाइन करने हैं, क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बोला था कि विदाउट यूनिट कोई भी क्वांटिटी या कोई भी पैरामीटर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहता है. सो हर एक पैरामीटर को, हर एक क्वांटिटी को यूनिट इंपॉर्टेंट होता है. सो यूनिट लिखने की 3 मेथड्स वर्ल्ड वाइड यूज करते हैं. फर्स्ट इज एमके सिस्टम, एमके सिस्टम, सीजीएस सिस्टम एंड एसआई सिस्टम. आई थिंक सो ये सिस्टम्स आप लोगों ने सुनी होगी, राइट? ये सिस्टम सुनी क्या आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. सो एनीवन कोई बोल सकता है व्हाट इज एमकेएस? Mass kilogram system second. Right. So mass kilogram second is nothing but MKS system. Similarly, Centimeter CGS gram system क्या second. होता है? Centimeter gram second. Right. Centimeter gram second is your CGS system. And what is SI? Standard International. Standard International या International Standard. That means पूरे वर्ल्ड में ये सिस्टम का यूज होता है, SI सिस्टम का. ठीक है. सो MKS सिस्टम, CGS सिस्टम से मैं अगर SI सिस्टम की बात करता हूँ तो SI सिस्टम में मास मेजर करते हैं किलोग्राम में एंड वॉल्यूम मेजर करते हैं मीटर क्यूब में. अभी SI मतलब क्या? स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल. दैट मीन्स ऐसा नहीं होगा कि मैं अगर यहाँ से कनाडा में जाऊंगा, अमेरिका में जाऊंगा तो वॉल्यूम का अलग कोई यूनिट होगा. मैं कोई भी कंट्री में जाऊं तो वॉल्यूम मेजर होगा मीटर क्यूब में एंड मास मेजर होगा केजी में. सो दैट्स व्हाई दिस इज SI सिस्टम, दैट मीन्स स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम. सो से डेंसिटी का यूनिट अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो डेंसिटी का यूनिट आएगा केजी पर मीटर क्यूब, बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम. सिमिलरली व्हाट इज वेट डेंसिटी? जैसे मास डेंसिटी रेशियो है मास पर यूनिट वॉल्यूम का, सिमिलरली वेट डेंसिटी is the ratio of weight per unit volume. Again, according to the SI system, weight can be measured in a Newton and volume can be again measured in a meter cube. So that's why the unit of weight density is Newton per meter cube. Now, according to the basics, मुझे basics पता है कि weight can be calculated by using formula mass into gravitational acceleration. ये एग्जैक्टली क्या होता है? से सिंपली अगर मैं किसी को क्वेश्चन पूछता हूं कि आपका वेट कितना है, राइट? सो वेट कैन बी मेजर इन अ न्यूटन, क्योंकि वेट का यूनिट है न्यूटन. मैं आप लोगों को वेट पूछता हूं, स्टिल 99.99% लोग आंसर देते हैं कि मेरा वेट 40 kg है, मेरा वेट 60 kg है.
मेरा वेट 70 kg है, बट एक्चुअली आप वो वेट नहीं कहते हो, आप मुझे आंसर देते हो मास का, कि मेरे बॉडी का मास है 70 kg, मेरे बॉडी का मास है 60 kg। मैं पूछता हूँ आप लोगों को वेट, बट आप आंसर देते हो मास का, क्योंकि मास का यूनिट है केजी। ऐसा कोई नहीं बोलता है, कोई भी स्टूडेंट या कोई भी आदमी जिसको मैं पूछता हूँ कि आपका वेट कितना है, तो ऐसा कोई नहीं बोलता है कि सर मेरा वेट 80 न्यूटन है या 70 न्यूटन है। सो एग्जैक्टली ये क्या है, से मैं अगर खड़ा हूं या कोई भी आदमी अगर खड़ा रहता है तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो उस सरफेस के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है ड्यू टू द ग्रेविटी। न्यूटन का लॉ है, हमें पता है कि कोई भी चीज अगर ऊपर फेंकता हूं तो वो नीचे ही आने वाली है। तो सिमिलरली अगर मैं खड़ा हूं तो मेरे बॉडी के मास के कारण डाउनवर्ड साइड में एक फोर्स एक्ट होगा, एंड दैट फोर्स इज नथिंग बट योर ग्रेविटी फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। So that's why my mass into gravitational acceleration or force due to the gravity is nothing but weight. So वो फोर्स अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो वो फोर्स मैं वैसे ही कैलकुलेट करूंगा। फॉर एग्जांपल अगर my mass is 50 kg, so 50 into 9.81 is the force generated due to that gravity. So weight density का यूनिट है न्यूटन पर मीटर क्यूब, एंड वेट डेंसिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फॉर्मूला रो इनटू जी। इसका मतलब ये है कि स्टैंडर्ड वाटर की डेंसिटी है 1000 kg पर मीटर क्यूब, 1000 kg पर मीटर क्यूब। वाटर की अगर मुझे डेंसिटी चाहिए तो वो है 1000 kg पर मीटर क्यूब, स्टैंडर्ड वैल्यू है ये। सो वाटर की अगर मुझे वेट डेंसिटी कैलकुलेट करना है तो मैं सिंपली डेंसिटी को मल्टीप्लाइड करूंगा 9.81 से, दैट इज जी से। जो भी आंसर आएगा दैट आंसर इज नथिंग बट वेट डेंसिटी ऑफ वाटर। सो ये जो मैंने सिंप्लीफिकेशन करके दिया था रो इनटू जी का, इससे क्या क्लियर होता है कि अगर आपको कोई भी फ्लूइड की या कोई भी लिक्विड की डेंसिटी पता है तो सिंपली बाय मल्टीप्लाइंग 9.81 you can calculate the weight density of that fluid. Okay, Jageshwar, clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, very good. So density and weight density I think so clear हो गया होगा। जितने भी लिक्विड्स है हर एक लिक्विड को समथिंग डेंसिटी है, एंड उस डेंसिटी को अगर आप सिंपली 9.81 से मल्टीप्लाइड करते हो तो आप उसकी वेट डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। या आपके पास अगर कोई भी लिक्विड की वेट डेंसिटी है तो वेट डेंसिटी को डिवाइड बाय 9.81 करके आप उसकी मास डेंसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हो, वाइस वर्सा। दैट मीन्स ये दोनों में से अगर एक प्रॉपर्टी आपको नोन है तो सेकंड वाली प्रॉपर्टी आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। व्हाट इज थर्ड प्रॉपर्टी? स्पेसिफिक वॉल्यूम। अभी स्पेसिफिक वॉल्यूम इज नथिंग बट वॉल्यूम पर यूनिट मास। इसकी डेफिनेशन है वॉल्यूम पर यूनिट मास इज नथिंग बट स्पेसिफिक वॉल्यूम। प्रशांत, वेट इज मेजर इन अ केजी। कुछ क्वेश्चन पूछा है क्या? मुझे एक्चुअली चार्ट नहीं दिख रहा है। सर, न्यूटन इज यूनिट ऑफ फोर्स, वेट इज मेजर इन अ केजी। प्रशांत पाटिल, हाँ पता है मुझे कि फोर्स का यूनिट भी न्यूटन है, बट वेट भी आप न्यूटन में मेजर सकते हो। यू कैन मेजर मास इन अ केजी। आपका मास जो भी है वो आप मेजर कर सकते हो केजी में, बट वेट आप मेजर कर सकते हो न्यूटन में। अगर आप सिंपली, आता मला नाही वाटत की ते जुन्या काळातले वजन काटे असतील कोणत्या दुकानांवर, तर जुन्या काळातले वजन काटे जर असतील कुठे तर ते जाऊन बघा, त्या वजन काट्यांवर लिहिलेलं असायचं 1 किलो न्यूटन, 2 किलो न्यूटन, केजी मध्ये पण असायचं, बट यू कैन कन्वर्ट इट इनटू द न्यूटन और किलो न्यूटन बाय मल्टीप्लाइंग 9.81। टेक्निकली अगर मैं बात करता हूं तो टेक्निकली वेट कैन ऑल्सो बी मेजर इन अ न्यूटन। ओके, मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ता हूं, दैट इज स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम इज नथिंग बट वॉल्यूम पर यूनिट मास। सो वॉल्यूम पर यूनिट मास अगर उसकी
डेफिनेशन है, सो ये वॉल्यूम को मैं नीचे लेके आऊंगा, वॉल्यूम को मैं नीचे लेके आऊंगा, सो वो बनेगा m by v. सो 1 upon m by v इज नथिंग बट 1 upon रो. सो इसकी सिंपल डेफिनेशन में ये भी बोल सकता हूं कि रेसिप्रोकल ऑफ मास डेंसिटी और रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी इज नथिंग बट स्पेसिफिक वॉल्यूम. रेसिप्रोकल ऑफ मास डेंसिटी इज नथिंग बट स्पेसिफिक वॉल्यूम. बट ऑब्वियस ये डेंसिटी का रेसिप्रोकल है तो इसका यूनिट भी डेंसिटी के रिवर्स रहेगा. सो डेंसिटी का यूनिट अगर केजी पर मीटर क्यूब है तो इसका यूनिट रहेगा मीटर क्यूब पर केजी. बट ऑब्वियस अगर आपको जिन जिन लिक्विड्स की डेंसिटी पता है, सिंपली 1 बाय दैट डेंसिटी करके आप उस लिक्विड का स्पेसिफिक वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हो, राइट? जैसे वाटर के लिए अगर मैं आप लोगों को स्पेसिफिक वॉल्यूम पूछता हूं तो वो आएगा 1 upon 1000 मीटर क्यूब पर केजी. दैट मीन्स 10⁻³ मीटर क्यूब पर केजी. ओके. एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी. कल मैं एक चीज बोलना आप लोगों को भूल गया था कि स्पेसिफिक ग्रेविटी को ही बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी. Am I clear? Specific gravity is also known as relative density. कभी कभी कोई एग्जामिनर आप लोगों को पूछता है डिफाइन रिलेटिव डेंसिटी, कोई एग्जामिनर आप लोगों को पूछता है डिफाइन स्पेसिफिक ग्रेविटी. सो कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को. हमेशा ध्यान में रखो रिलेटिव डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ये दोनों कंसेप्ट सेम है. As it is the ratio of both same quantity, that's why it is unitless quantity. It has no unit. Specific gravity ये दो सेम क्वांटिटीज का रेशियो होने के कारण उसको यूनिट नहीं रहता है. सेम जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी को बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी, वैसे ही वेट डेंसिटी को सेकंड नाम है स्पेसिफिक वॉल्यूम. ध्यान में रखना ये भी. कभी कभी वेट डेंसिटी को बोलते हैं स्पेसिफिक, सॉरी नॉट स्पेसिफिक वॉल्यूम, सॉरी स्पेसिफिक वेट. जैसे आई रिपीट, स्पेसिफिक ग्रेविटी को जैसे रिलेटिव डेंसिटी ये सेकंड नाम है, सेकंड उसका मीनिंग है. सिमिलरली वेट डेंसिटी को ही बोलते हैं स्पेसिफिक वेट. सो मे बी कभी कभी एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक वेट एंड वेट डेंसिटी. सो देयर इज नो एनी डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक वेट एंड वेट डेंसिटी. सिमिलरली देयर इज नो एनी डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड रिलेटिव डेंसिटी. So specific gravity or relative density denoted by small s is nothing but or is the ratio of density of any liquid to the density of standard liquid. So last lecture में मैंने explain करके दिया था standard liquid की केसेस में standard liquid हम consider करते हैं water. So density of standard liquid that means density of water मुझे पता है 1000. So डिनोमीटर में अगर मैं यहाँ पे 1000 पुट करूंगा तो 1000 इंटू एस, ये 1000 इधर जाएगा. So 1000 इंटू एस इज नथिंग बट डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड. सो इसका सिंपल मीनिंग ये होता है कि अगर कोई भी लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी मुझे पता है तो बाय मल्टीप्लाइंग 1000 we can calculate the density of that liquid. सर ये किसके केस के लिए है? सो प्लीज करके ध्यान में रखना दिस इज ओनली फॉर लिक्विड्स, क्योंकि मैंने फॉर्मूला में क्लियर कट लिखा हुआ है डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड. सो फॉर लिक्विड केसेस दैट मीन्स डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड, लिक्विड की केसेस के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू 1000. सर गैसेस है तो गैसेस के केस में अलग आएगा, क्योंकि गैसेस के केस में डिनोमीटर में आएगा डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड गैस
and standard gas can be taken as air. So air की density मुझे वहां पे लेनी पड़ेगी. That means S into 1000 की जगह पे आएगी air की density. So air की density कितनी होती है वो आपके लिए क्वेश्चन है, सर्च करो, कल के लेक्चर में मुझे बताना. एक सिंपल आप लोगों को होम प्ले दिया हुआ है मैंने, घर पे जाके लेक्चर होने के बाद एयर की डेंसिटी कितनी होती है वो सर्च करके रखना. सो ये प्रॉपर्टीज क्लियर होगी? एनी डाउट, एनीवन? No, sir. Yes, sir. नो सर. लास्ट लेक्चर में इसके ऊपर हम लोगों ने स्मॉल स्मॉल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए, तो आई थिंक सो आप इसके ऊपर अभी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो. जैसे मैंने स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर एग्जांपल दिया है आप लोगों को 2, मैं बोलूंगा ऑल प्रॉपर्टीज मुझे कैलकुलेट करके दिखाओ, तो पहले आप कैलकुलेट करोगे डेंसिटी. तो स्पेसिफिक ग्रेविटी 2 होने के कारण 2 into 1000 दैट इज 2000 उसकी डेंसिटी बनेगी. 2000 into 9.81 करूंगा तो उसकी वेट डेंसिटी मिलेगी. सिमिलरली 1/2000 करूंगा तो मुझे उस लिक्विड की स्पेसिफिक वॉल्यूम मिल जाएगी. सो आई थिंक सो ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा. 101% मैं बोलता हूँ कि ये टॉपिक के ऊपर 3-4 मार्क्स के लिए थ्योरी या प्रॉब्लम यूनिट नंबर 1 में आप लोगों को ईच एंड एवरी एग्जाम में आएगा. यूनिट टेस्ट नंबर 1 होगी आपकी, तो उसमें भी आप लोगों को ये प्रॉपर्टीज पूछ सकते हैं. देन मिड सेम एग्जाम होगी तो उसमें भी इसके ऊपर प्रॉब्लम्स आएंगे या थ्योरी हो सकती है. एंड इवन मींस एंड सेमेस्टर एग्जाम जो आपकी यूनिवर्सिटी की होती है उसमें भी इसके डेफिनेशंस पूछ सकते हैं या इसके रिलेटेड कोई तो स्मॉल प्रॉब्लम आ सकता है. इवन मींस आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाओगे तो उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये बेसिक्स पूछा जाता है. सो आई थिंक सो ये टॉपिक क्लियर हो गया. स्टिल किसी को डाउट होगा तो देन कॉन्टेक्ट टू मी. नाउ मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाता हूँ अभी. सो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड इज विस्कोसिटी. अभी अभी हम लोगों ने बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ी जो 4 बेसिक प्रॉपर्टीज थी, डेंसिटी, वेट डेंसिटी, देन स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी. सो आगे जाके अगेन बहुत सारी प्रॉपर्टीज है रिलेटेड टू फ्लूइड. जैसे एक है विस्कोसिटी. फर्स्ट लेक्चर में लास्ट लेक्चर्स में मैंने बोला था कि विस्कोसिटी ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. तो अभी एग्जैक्टली विस्कोसिटी क्या है ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ. एक छोटी सी डायग्राम निकाल रहा हूँ, उस डायग्राम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो एंड देन मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कि एग्जैक्टली क्या है. क्योंकि मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ एंड बोलता भी हूँ तो आवाज ब्रेक होता है आई थिंक सो, राइट? तो अभी मैं पहले कुछ भी लिख लूंगा या ड्रॉ कर लिया करूंगा, बाद में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा. आई थिंक सो डायग्राम सब लोगों को दिख रहा होगा. डायग्राम में एक पाइपलाइन दिखाया हुआ है, पाइपलाइन है एंड सपोज उस पाइपलाइन में से वाटर फ्लो हो रहा है. ओके
सो ड्यूरिंग द फ्लो, ये बेसिक है कि कोई भी लिक्विड लेयर्स में फ्लो होता है। हमेशा के लिए ध्यान में रखना कि कोई भी लिक्विड पाइपलाइंस में से या जहां से भी फ्लो होता है, सो ड्यूरिंग द फ्लो वो लिक्विड या वो फ्लूइड लेयर्स में फ्लो होता है। ओके, सो मैंने वहां पे समथिंग लेयर्स दिखाई हुई है वाटर की लेयर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 लेयर्स है। सर ये लेयर्स हम आंखों से देख सकते हैं क्या? सो आप अगर आपके घर पे देखोगे तो आप लोगों को लेयर्स नहीं दिखाई देंगी, बट अगर आप कॉलेज में आओगे, कॉलेज में हमें प्रैक्टिकल से प्रैक्टिकल लैब में हम जाएंगे, सो प्रैक्टिकल लैब्स में आप लोगों को ये लेयर्स देखने को मिलेंगी प्रैक्टिकल सेटअप के ऊपर। सो कोई भी लिक्विड ड्यूरिंग द फ्लो लेयर्स में फ्लो होते रहता है। सो लेयर्स में फ्लो होते टाइम एग्जैक्टली क्या होता है कि इससे ये दो लेयर्स मैंने कंसिडर की हुई है, रेड मार्क किया हुआ है, रेड राउंड किया हुआ है। सो इन दोनों लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन डेवलप होता है। समझ रहा है? अभी तक मैंने कितना एक्सप्लेन किया? सिर्फ एक पाइपलाइन लिया हुआ है, उस पाइपलाइन में से वाटर फ्लो हो रहा है, वाटर ड्यूरिंग द फ्लो लेयर्स में फ्लो हो रहा है। सो दो लेयर्स कंसिडर की, इन दोनों लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है। क्यों फ्रिक्शन डेवलप होगा? क्योंकि दोनों लेयर्स नजदीक है, बहुत ज्यादा नजदीक है। सो बट ऑब्वियस दोनों लेयर्स नजदीक होने के कारण दोनों के बीच में कांटेक्ट आएगा, एंड कांटेक्ट होने के कारण फ्रिक्शन डेवलप होगा। सो फ्रिक्शन डेवलप हुआ तो दैट मीन्स उसमें शियर स्ट्रेस डेवलप होंगे। अभी फ्रिक्शन डेवलप होना इज नथिंग बट मोशन को रेस्ट्रिक्ट करना। अगर मोशन को रेस्ट्रिक्ट नहीं होता था तो क्या होता था? से मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बोला था की जर मी ग्लासभर पाणी इथं सांडलं आणि ते पाणी सांडल्यानंतर जर त्या पाण्याला फ्रिक्शन डेव्हलप नाही झालं, रेजिस्टन्स डेव्हलप नाही झाला, तर ते वॉटर थांबलंच नसतं, ते वॉटर कुठेतरी मुंबई, पुणे, दिल्ली असं कुठे कुठे फिरत राहिलं असतं जर तिथं फ्रिक्शन डेव्हलप नसतं झालं तर। म्हणून प्लीज करून लक्षात घ्या की फ्रिक्शन का डेव्हलप होत आहे? दोन लेयर्सच्या मध्ये कॉन्टॅक्ट आला म्हणून फ्रिक्शन डेव्हलप झालं, फ्रिक्शन डेव्हलप झाल्यामुळे शियर स्ट्रेस डेव्हलप झाले। आता फ्रिक्शन डेवलप होना, शियर स्ट्रेस डेवलप होना, ये प्रॉपर्टीज क्यों आती है कोई भी लिक्विड के अंदर? ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ विस्कोसिटी। समझलं का विस्कोसिटी काय आहे? सिंपल, मी एक ग्लास वॉटर सरफेस वर टाकलं तर ते काहीतरी डिस्टन्स पर्यंत फ्लो होईल आणि पुढे जाऊन थांबून जाईल। सिमिलरली आता मी त्या सरफेसवर एक ग्लास वॅसलीन फेकलं तर वॅसलीन पण थोडंसं फ्लो होईल आणि कुठेतरी थांबून जाईल। आता सगळ्यात पुढे कोण जाईल? वॉटर जाईल का वॅसलीन जाईल? ऑब्वियस वॉटर जाईल। वॉटर. कारण वॉटर मध्ये फ्रिक्शन कमी डेव्हलप होईल, वॉटर मध्ये फ्रिक्शन कमी डेव्हलप झाल्यामुळे कमी शियर स्ट्रेस डेव्हलप होतील, वेअर ॲज वॅसलीन मध्ये जास्त फ्रिक्शन डेव्हलप होईल आणि जास्त शियर स्ट्रेस डेव्हलप होतील। मग आता हे फ्रिक्शन डेव्हलप होणं, शियर स्ट्रेस डेव्हलप होणं इन अ वॉटर अँड इन अ वॅसलीन हे कोणामुळे झालं? त्या फ्लुइडच्या विस्कॉसिटी या प्रॉपर्टीजमुळे। तर विस्कॉसिटी काय समजलं का? इमॅजिन की एक्झॅक्टली विस्कॉसिटी काय आहे? रेजिस्टन्स टू फ्लो ऑफ लिक्विड. मी सांगतोय तुम्हाला, विस्कॉसिटी इज डिफाइंड ॲज द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लुइड which offers a resistance to the movement of one layer of a fluid over another adjacent layer of a fluid. सर एवढी मोठी डेफिनेशन आहे, कसं काय लक्षात ठेवायची? सगळ्यात महत्वाचा एकच वर्ड या डेफिनेशन मध्ये आहे, रेजिस्टन्स टू दी मूवमेंट ऑफ लेयर। जसं डायग्राम मध्ये मी तुम्हाला दोन लेयर्स दाखवलेले आहेत रेड करून, तर त्यामध्ये रेजिस्टन्स डेव्हलप होत आहे to the movement of one layer of a fluid over another adjacent layer of a fluid. That means ऊपर वाली जो लेयर है वो नीचे वाली लेयर के साथ रेजिस्टेंस डेवलप कर रही है, whereas नीचे वाली लेयर ऊपर वाली लेयर के साथ रेजिस्टेंस डेवलप कर रही है, एंड दोनों के बीच में रेजिस्टेंस क्यों डेवलप हो रहा है?
ड्यू टू द विस्कोसिटी, एंड रेजिस्टेंस डेवलप होना मतलब फ्रिक्शन डेवलप होना, शियर स्ट्रेस डेवलप होना। अभी सेकंड डायग्राम देखो आप, दैट मीन्स ये वाली डायग्राम जो ग्राफ दिखाया हुआ है, ग्राफ वाली डायग्राम। अभी ग्राफ वाली डायग्राम में दो एक्सिस मैंने दिखाए, वन इज एक्स एक्सिस एंड सेकंड इज वाई एक्सिस। सो एक्स एक्सिस पे मैंने प्लॉट किया हुआ है वेलोसिटी एंड वाई एक्सिस पे मैंने प्लॉट किया हुआ है डिस्टेंस। सो अलग अलग डिस्टेंस पे बट ऑब्वियस मेरी वेलोसिटी अलग अलग रहेगी। सर असं कसं काय? बेस्ट एग्जांपल रिवर सब लोगों ने देखा हुआ है। अभी रिवर में सबसे ज्यादा वेलोसिटी कहाँ पे होती है? एनीवन? सेंटर में। राइट। सिंपल कॉमन सेन्स आहे की नदीमध्ये पाणी चालू आहे किंवा नदीमध्ये पाणी वाहत आहे आणि त्या पाण्यामध्ये वाहून जायचे चान्सेस सगळ्यात जास्त कुठे असतील? सेंटरला। असं होतं का कधी की काठावरचा माणूस वाहून गेला? नाही, कधीच नाही होत। रेअर केस मध्ये होतं की काठावरचा माणूस जर मध्ये चालला गेला तर तो वाहून जातो, पण जो एकदम काठावर उभा आहे तर तो कधीच वाहून नाही जात। का? कारण काठावर वेलोसिटी कमी असते आणि जसं जसं मी पाण्याच्या मध्ये जाईल तसं तसं वाटर की वेलोसिटी बढ़त असते। सो सिमिलरली यहाँ पे इस ग्राफ में u दैट इज एक्स एक्सिस पे जो वेलोसिटी दिखाया हुआ है वो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग वेलोसिटी है। जैसे पॉइंट नंबर 1 पे, यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 पे वेलोसिटी है u1 एंड पॉइंट नंबर 2 पे वेलोसिटी है u2। इफ u1 is 10 meter per second and u2 is 20 meter per second। सो अगर मैं आप लोगों को बोलता हूं कि कैलकुलेट द चेंज इन वेलोसिटी, तो आप कैलकुलेट करोगे u2 माइनस u1, दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। सो चेंज इन वेलोसिटी आएगी du इज इक्वल टू दिस इज द du, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी। सो मैंने रेड कलर से du दिखाया हुआ है यहाँ, दिस इज du। अभी ये वेलोसिटी क्यों चेंज हुई? क्योंकि मेरे पॉइंट्स चेंज हुए फ्रॉम पॉइंट नंबर 1 to 2। पॉइंट्स क्यों चेंज हुए? क्योंकि मेरा डिस्टेंस चेंज हुआ फ्रॉम y1 to y2। सो जैसे पॉइंट चेंज होने के कारण वेलोसिटी चेंज होती है, सो चेंज इन वेलोसिटी होती है, सिमिलरली चेंज इन डिस्टेंस भी होता है एंड दैट इज डिनोटेड विद dy। सो चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन डिस्टेंस, ये वाला पैरामीटर दैट इज du by dy is nothing but rate of shear strength। du by dy is nothing but rate of shear strength, या इसको ही बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट यूर वेलोसिटी ग्रेडियंट, और इसको ही बोलते हैं shear strength और रेट ऑफ shear strength। ये मैं क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि आगे जाके मुझे काइनेमेटिक विस्कोसिटी एंड डायनामिक विस्कोसिटी आप लोगों को एक्सप्लेन करके देना है। सो नाउ अगेन आई रिपीट व्हाट इज विस्कोसिटी। विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड व्हिच ऑफर्स ए रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ वन लेयर ऑफ अ फ्लूइड टू द अनदर एडजेसेंट लेयर ऑफ अ फ्लूइड। दैट मींस रेजिस्टेंस डेवलप होना इज नथिंग बट विस्कोसिटी, एंड रेजिस्टेंस क्यों डेवलप होता है? due to the viscosity। and what is exactly viscosity? is nothing but your friction, shear stresses। अभी न्यूटन करके एक साइंटिस्ट था, उस न्यूटन ने एक लॉ डिफाइन किया फॉर द रिलेशन बिटवीन shear stress and that velocity gradient। जो अभी मैंने वेलोसिटी ग्रेडियंट du by dy आप लोगों को एक्सप्लेन करके दिया, दैट मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सप्लेन करके दिया du by dy। सो दैट du by dy एंड टाउ, सिंपल यही एग्जांपल लो। पाइपलाइन है, पाइपलाइन में से वाटर फ्लो हो रहा है, दो लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन डेवलप होगा, दो लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन डेवलप होने के कारण शियर स्ट्रेस डेवलप होंगे। अगेन अलग अलग पॉइंट पे इस पाइपलाइन के अंदर
कुछ इस तरीके से वेलोसिटी रहेगा। अगर मैं वेलोसिटी ग्राफ प्लॉट करता हूँ तो कुछ इस तरीके रहेगा, रेड कलर में दिख रहा हो जैसे सेंटर मैक्सिमम वेलोसिटी एंड वॉल पे मिनिमम वेलोसिटी। सो वेलोसिटी चेंज हो रही है, दैट मीन्स इस पाइपलाइन के अंदर du by dy सेटअप होगा, दैट मीन्स shear strength सेटअप होगा। सो देयर इज वन रिलेशन बिटवीन टाउ एंड du by dy according to Newton's law of viscosity. So what is that relation? According to Newton's law of viscosity, this shear stress is directly proportional to rate of shear strength or velocity gradient. That means tau is directly proportional to du by dy. मैथमेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा है कि ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन, मैं रेड कलर चेंज करता हूँ, थोड़ा दिख नहीं रहा है, आई थिंक सो। मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने कि ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन अगर इक्वालिटी में कन्वर्ट करना है तो मुझे राइट साइड में कुछ कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। सो सेम वे मैं इस इक्वेशन को लिख रहा हूं, इस इक्वेशन को मैंने लिखा, प्रोपोर्शनैलिटी की साइन कन्वर्ट कर ली इक्वालिटी में by multiplying some constant, and that constant is known as mu, and that mu is nothing but your viscosity. That mu is nothing but viscosity, or that mu is called as dynamic viscosity. Am I clear? इथपर्यंत समजलंय? According to Newton's law of viscosity, tau is directly proportional to du by dy. So directly proportional का साइन मैंने इक्वालिटी में कन्वर्ट किया, so लिखा tau is equal to mu into du by dy, where mu is nothing but constant of proportionality known as dynamic viscosity or simply viscosity. And what is exactly viscosity? It is the property which offers a resistance to the one layer of a fluid over another adjacent layer of a fluid. समजलं का इथपर्यंत? काही डाऊट असेल तर विचारा, मग मी पुढे जातो. नाही तर No sir, no doubt. नो डाऊट. व्हेरी गुड. अभी इधर ध्यान दो. According to Newton's law of viscosity, we know that tau is equal to mu into du by dy. So Newton's law of viscosity का यूज करके मैं लिख रहा हूं mu is equal to tau divided by du by dy. Okay? According to Newton's law of viscosity मैं ऐसा लिख सकता हूं कि mu is equal to tau divided by du by dy. Viscosity generalized concept था. It is the property of a fluid which offers a resistance to the one layer of it offers a resistance to the moment of one layer of a fluid or another adjacent layer of a fluid. So अभी मुझे dynamic viscosity का unit calculate करना है. That means there are two types of viscosity. One is dynamic viscosity and second is kinematic viscosity. दो टाइप के viscosities है. One is dynamic viscosity and second is kinematic viscosity. So सबसे पहले मैं डायनामिक विस्कोसिटी दैट मींस म्यू का यूनिट कैलकुलेट करने जा रहा हूं. सो मुझे पता है कि
म्यू इज इक्वल टू टाउ डिवाइड बाय डी यू बाय डी वाई. सो देयरफॉर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि यूनिट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी दैट मीन्स यूनिट ऑफ म्यू इज इक्वल टू यूनिट ऑफ टाउ डिवाइड बाय यूनिट ऑफ डी यू बाय डी वाई. ऐसे बोल सकता हूं मैं. अगर इन दोनों का यूनिट में लिख लेता हूं एंड सिंप्लीफिकेशन कर लेता हूं तो मुझे डायनामिक विस्कोसिटी का यूनिट मिल जाएगा. तो अभी मैं वन बाय वन पहले उनके यूनिट्स लिखता हूं सिंप्लीफिकेशन करके एंड देन आप लोगों को एक्सप्लेन करके दूंगा. ओके अभी एक्सप्लेन करता हूं मैं. टाउ इज नथिंग बट शियर स्ट्रेस. So shear stress is nothing but ratio of shear force upon shear area. So tau की जगह पे मैंने लिखा F upon A and du by dy as it is. So अभी मैं उसको सिंप्लीफाइड कर रहा हूँ. F upon A as it is लिख लिया इनटू ये du by dy नीचे है डिनोमिनेटर में है तो ये ऊपर जाएगा तो उल्टा बन जाएगा. सो वो बनेगा dy by du. अभी वन बाय वन MK सिस्टम के यूनिट्स में पुट कर रहा हूँ. फोर्स का यूनिट है kgf. आई थिंक सो ये kgf आप लोगों ने सुना नहीं होगा. सो ये एग्जैक्टली क्या है. सो kgf इज नथिंग बट किलोग्राम फोर्स. जैसे मैंने आप लोगों को पहले बोला था कि इफ माय मास ऑफ अ बॉडी इज 50 kg, मेरे बॉडी का मास है 50 kg. सो मास कैन बी मेजर इन अ किलोग्राम. सो उस 50 kg मास के कारण मेरी बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई कर रही है उस फोर्स का यूनिट है kgf. कि मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 50 kg फोर्स के कारण समथिंग फोर्स डेवलप हो रहा है सरफेस के ऊपर. सो इन MK सिस्टम द यूनिट ऑफ फोर्स इज kgf. सो F की जगह पे मैंने लिखा या F का यूनिट मैंने लिखा kgf. A एरिया का यूनिट स्टैंडर्ड है सब लोगों को पता है दैट इज मीटर स्क्वायर into dy is my change in distance. So change in distance is nothing but a distance. So distance का यूनिट आएगा मीटर. and last du is my change in velocity. So velocity का यूनिट है मीटर पर सेकंड. So मैंने इसको सिंप्लीफाइड किया. मीटर गेट कैंसल, सेकंड ऊपर जाएगा तो फाइनल यूनिट बनेगा kgf सेकंड पर मीटर स्क्वायर. So therefore the unit of dynamic viscosity that is the unit of mu in a MKS system is kgf second per meter square. So मैं वन बाय वन यूनिट यहाँ पे अभी लिख रहा हूँ म्यू के. हाँ अभी MK सिस्टम में मैंने यूनिट डिराइव किया kgf सेकंड पर मीटर स्क्वायर. सो सिमिलरली आप मुझे CGS का यूनिट बोल सकते हो. kgf ये यूनिट है फोर्स का. तो CGS सिस्टम में फोर्स किस में मेजर करते हैं एनीवन. एनीवन. हाँ न्यूटन. CGS सिस्टम में फोर्स किस में मेजर करते हैं. Dyne. डाइन. वेरी गुड. सो मैं kgf की जगह पे लिख सकता हूँ डाइन. सेकंड किस में मेजर करते हैं CGS सिस्टम में. Second.
सेकंड में, तो सेकंड एज इट इज रहेगा डिवाइड बाय एरिया। किस में मेजर करते हैं? मीटर स्क्वायर एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी गुड। तो मैं मीटर स्क्वायर की जगह पे लिखूंगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सो द यूनिट ऑफ म्यू इन अ सीजीएस सिस्टम इज डाइन सेकंड पर सीएम स्क्वायर। अभी मैं एसआई सिस्टम में आ रहा हूं। अगेन एसआई सिस्टम में फोर्स मेजर करते हैं न्यूटन में, सेकंड में ही रहता है, एंड एरिया रहता है मीटर स्क्वायर में। सो देयरफॉर द एसआई यूनिट ऑफ म्यू इज न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम यही यूनिट लगने वाला है। सो इन तीनों यूनिट्स में से मेरे लिए इंपॉर्टेंट है एसआई यूनिट, एंड देयरफॉर द एसआई यूनिट ऑफ म्यू इज न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। अभी एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखने जा रहा हूं मैं, प्लीज करके इधर ध्यान देना। एक इंपॉर्टेंट वर्ड स्टार करके मैंने लिखा हुआ है। द सीजीएस यूनिट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी इज कॉल्ड एज पॉइस, POISE। Am I clear? The CGS unit of dynamic viscosity is called as poise। poise ये एक यूनिट है विस्कोसिटी का। कौन सा यूनिट है? सीजीएस यूनिट को ही बोलते हैं पॉइस। सो सीजीएस यूनिट क्या है विस्कोसिटी का? डाइन सेकंड पर सीएम स्क्वायर। सो देयरफॉर मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 पॉइस इज इक्वल टू 1 डाइन सेकंड पर सीएम स्क्वायर। सो पॉइस एंड न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, इसमें एक रिलेशन है। दैट मीन्स सीजीएस एंड एसआई सिस्टम में एक रिलेशन है कन्वर्जन करने के लिए। हमेशा के लिए वो ध्यान में रखना, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मुझे ये कन्वर्जन लगने वाला है। 1 पॉइस इज इक्वल टू 1/10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ये कहां से आया? इसके लिए एक डेरिवेशन दिया हुआ है बुक में, आर के बंसल के बुक में। वो डेरिवेशन आप पढ़ो। अगर उसमें कुछ भी डाउट होगा देन कॉन्टेक्ट टू मी, क्योंकि वो डेरिवेशन आप लोगों को कोई नहीं पूछेगा। दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि ये कहां से आया। एक्चुअली अगर ऑफलाइन लेक्चर्स रहते थे तो मैं यहाँ पे वो डेरिवेशन पूरा लेता था, बट ऑनलाइन में वो पॉसिबल नहीं है। सो बेटर वे आप घर पे जाके बुक में वो पढ़ो। पढ़ने के बाद अगर आप लोगों को कुछ डाउट होगा देन कॉन्टेक्ट टू मी। सो पॉइस क्लियर हो गया? व्हाट इज पॉइस? The CGS unit of dynamic viscosity is called as poise. So 1 poise is equal to 1/10 Newton second per meter square, or 1 poise is equal to 1 dyne second per cm square. Units clear हो गए म्यू के? Anyone? कुछ डाउट? तो आगे बढ़ूं मैं? यस सर। yes sir आगे बढ़ूं? Yes, sir. yes Yes, sir sir. Okay.
Okay, so next topic is kinematic viscosity denoted by nu. So nu, that is kinematic viscosity, is the ratio of dynamic viscosity to the density of fluid. Simple definition है उसकी, ratio of dynamic viscosity to the density of fluid. Okay, so बोर्ड पे लिखा हुआ है mu is equal to mu by rho. जैसे में हम लोगों ने mu का यूनिट कैलकुलेट किया, वैसे ही मैं nu का यूनिट भी यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ. सो यूनिट ऑफ mu इज इक्वल टू ऐसा लिख सकता हूँ, यूनिट ऑफ mu डिवाइड बाय यूनिट ऑफ रो. सो mu का यूनिट में यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर एंड डिवाइड बाय kg पर मीटर क्यूब. ओके, सो SI unit of mu is Newton second per meter square and the SI unit of rho is kg per meter cube. इसको मैं simplified कर रहा हूँ. So Newton second per meter square into, उसको उल्टा कर लिया, so meter cube by kg, meter square get cancel, so वहां पे बचेगा Newton second meter divided by kg. अभी ऊपर है न्यूटन एंड नीचे है kg. सो मुझे न्यूटन को कन्वर्ट करना पड़ेगा केजी में, या फिर केजी को कन्वर्ट करना पड़ेगा न्यूटन में. सो वी नो दैट 1 न्यूटन फोर्स, एक न्यूटन फोर्स की डेफिनेशन हमें पता है कि 1 न्यूटन फोर्स इज नथिंग बट 1 kg ऑफ मास एक्सेलरेट विथ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन. ठीक है, सो न्यूटन की जगह पे मैं पुट कर रहा हूं सो सिंप्लीफिकेशन अगर समझ में आ गया होगा तो प्लीज करके ध्यान दो. मैंने 1 न्यूटन फोर्स की जगह पे ये वाला 1 न्यूटन फोर्स इज नथिंग बट 1 न्यूटन फोर्स का स्टैंडर्ड डेफिनेशन है. 1 न्यूटन फोर्स कब डेवलप होता है? अगर 1 kg ऑफ मास में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेट से फेंक रहा हूं तो. सो 1 न्यूटन फोर्स इज नथिंग बट 1 kg ऑफ मास एक्सेलरेट विथ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन. सो दैट्स व्हाई 1 न्यूटन की जगह पे मैंने पुट किया kg इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो रेड कलर में यहाँ पे दिख रहा होगा ये कि मैंने पुट किया हुआ है kg इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन की जगह पे. आगे की टर्म एज इट इज है, दैट इज सेकंड इंटू मीटर डिवाइड बाय केजी. सो केजी गेट कैंसल, 1 सेकंड गेट कैंसल, फाइनल यूनिट बचेगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड. ओके, सो अभी एमके सिस्टम में एरिया किसमें मेजर करते हैं? मीटर स्क्वायर में, सेकंड में. सीधे सिस्टम में सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये सेकंड में. एंड एसआई सिस्टम में again मीटर पर सेकंड. ये तीनों न्यू दैट इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट्स है. ये इधर के तीनों डायनामिक विस्कोसिटी की यूनिट्स है. ये म्यू के है, उधर के म्यू वाले हैं. कोणीतरी माइक अनम्यूट केलाय का रे? प्लीज म्यूट करा. व्हिडिओ कोणी ऑन केलेला आहे घरात? अरे ते घरात कोण फिरतंय? म्यूट करा प्लीज. सर मनीष पाटील. मनीष पाटिल म्यूट कर बेटा. ठीक है, सो यूनिट्स ऑफ म्यू एंड यूनिट्स ऑफ न्यू क्लियर हो गए. एमके सिस्टम में न्यू का यूनिट है मीटर स्क्वायर पर सेकंड,
CGS यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड एंड SI सिस्टम में यूनिट है मीटर स्क्वायर पर सेकंड। जैसे CGS यूनिट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी इज कॉल्ड एज पॉइस, वैसे ही the CGS unit of kinematic viscosity is called as Stokes. समजलं का? जसं डायनॅमिक विस्कॉसिटीच्या CGS युनिटला पॉइस म्हणतात, तसंच कायनॅमेटिक विस्कॉसिटीच्या CGS युनिटला स्टोक म्हणतात. स्टोकचं स्पेलिंग आहे STOKE. जैसे वहां पे कन्वर्जन था 1 पॉइस इज इक्वल टू 1/10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, वैसे ही यहाँ पे भी कन्वर्जन है 1 स्टोक इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड, बिकॉज वी नो दैट 1 स्टोक इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड. इक्वल टू 1 और वॉइस ब्रेक होता है। -4 मीटर स्क्वायर पर सेकंड. हमेशा के लिए ध्यान में रखना 1 स्टोक इज इक्वल टू 1/1000 मीटर स्क्वायर पर सेकंड और 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड. ओके, सो आई थिंक सो आज के लेक्चर में इतना काफी है. विस्कोसिटी मैंने एक्सप्लेन करके दिया. डायनामिक विस्कोसिटी क्या है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या है. डायनामिक विस्कोसिटी म्यू है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू है. डायनामिक विस्कोसिटी ये एक जनरलाइज्ड प्रॉपर्टी है. काइनेमेटिक विस्कोसिटी रेशियो ऑफ म्यू बाय रो है. दोनों में से कोई भी एक नोन होगी तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप, ये रिलेशन ही है ना दोनों के बीच में. न्यू एंड म्यू के बीच में क्या रिलेशन है, म्यू इज इक्वल टू म्यू बाय रो. अगर आप लोगों को डेंसिटी पता है तो आप डेंसिटी इंटू म्यू करके म्यू कैलकुलेट कर सकते हो. आप लोगों को अगर म्यू पता है तो म्यू बाय रो करके आप म्यू कैलकुलेट कर सकते हो. दोनों में से जो नोन है दूसरा अननोन आप उस पे से कैलकुलेट कर सकते हो. ओके, सो आज के लेक्चर में इतना काफी था. किसी को डाउट होगा तो पूछ सकते हो. इसको खुद नहीं आता. ओके, हाँ प्लीज करून एक गोष्ट लक्षात घ्या. एक विद्यार्थी आपला, त्याचं नाव नाही सांगत तुम्हाला, थर्ड इयरचा, त्या विद्यार्थ्याच्या घरी नेटवर्कचा प्रॉब्लेम आहे, त्याच्या गावात नेटवर्कचा प्रॉब्लेम आहे, तर तो त्याच्या गावातून 2 ते 3 किलोमीटर पायी पायी गावाच्या बाहेर जातो एका शेतामध्ये आणि त्या शेतामध्ये झाडाच्या खाली बसून लेक्चर अटेंड करत आहे. आताही आपल्याच क्लासमध्ये बघा तुम्ही जगेश्वर मला कुठेतरी पत्र्याच्या शेडमध्ये बसलेला दिसतो. तर ज्यांना खरंच मनापासून लेक्चर्स करायचे, काहीतरी शिकायचंय, ते एनी हाऊ काहीतरी प्रयत्न करतायत. पण ज्यांना नाही शिकायचं ते सिरियस नाहीयेत. तर प्लीज करून मध्येच असं अनम्यूट करणं, काहीतरी व्हिडिओ स्टार्ट करणं, या गोष्टी करत नका जा. ज्यावेळेस मी तुम्हाला प्रश्न विचारतो 4-4दा की सांगा सांगा, त्यावेळेस कोणीच अनम्यूट नाही करत. हार्डली 1-2 विद्यार्थी रिप्लाय देत असतात. तर प्लीज करून जास्तीत जास्त रिप्लाय द्यायचा प्रयत्न करा. परत कोणाला काही डाऊट असेल तर विचारून घ्या, नाहीतर मी 1 मिनिटात मीटिंग बंद करतो. थँक्यू.